तो जी स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चार टाइप देखे थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज हम लोग फिफ्थ टाइप की बात करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और फिफ्थ टाइप है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे अपन, है ना। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे टाइप 5। टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे भाई बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाता है, सबसे पहले तो हम उसको देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, ये होता है हमारे लिए फॉर्मूला। अब अगर मुझे किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, अगर मुझे किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए सर। मैं आपसे कहता हूँ आप लीजिए B2 मॉलिक्यूल। ठीक है, आप लीजिए B2। अब जब हम लोग B2 ले रहे हैं तो हमें पता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होता है 1s2 2s2 2p1। मतलब P वाले में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे S नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट कर देंगे आपस में, है ना। हम लोग सिर्फ P की बात करते हैं। देखिएगा ज़रा, ये ऐसे, ये इस तरीके से। अब ये तो होगा हमारे लिए 2p, ये भी हमारे लिए हो गया 2p। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं बनाता हूँ कुछ ऐसे। ये हो गया आपका 2px, ये हो गया आपके लिए 2py, और ये हो गया आपका 2pz। ठीक है, सेम इज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हो गया मेरे लिए पाई स्टार, ये ना पाई है, सॉरी पाई है, ये भी पाई है, ये पाई स्टार है, ये भी पाई स्टार है, और ये सिग्मा स्टार है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। यानी कि ये कैसे हो गए आपके बी एम ओ हो गए, और ये ए बी एम ओ हो गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालिए और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग उसमें से माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो ये कहता है दैट इज़ हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। कितने हैं? देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये हैं। कितने हो गए? दो। दो में से माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग। अब आप मुझे बताओ कि एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे कोई सा है? बोलेंगे नहीं, ये एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? सिंपली इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया? 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। और इसी के बेसिस पे एक ट्रिक फॉर्म हुई है, इसी के बेसिस पे एक ट्रिक भी फॉर्म हुई है। आप उसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि किसी एक स्पीशी में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ये हो गया 15, ये 16, ये 17, और ये 18। क्लियर? यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये हो गया 13, ये हो गया 12, ये 11, 10, 9, 8। अगर अपन इसको 10 तक ही रहने देते हैं, चलिए 10 तक ही समझिए अभी। उसके आगे भी आप इजीली निकाल पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ उनका बॉन्ड ऑर्डर, तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी स्पीशी में तो आप उसका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे 3.0। ठीक है, वैसे ही आप 0.5 से कम करते जाएंगे राइट की तरफ, और 0.5 से कम करते जाएंगे लेफ्ट की तरफ, सेम दोनों में। ठीक है, तो 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, और 18 के लिए 1। क्लियर? वैसे ही लेफ्ट में अगर चलेंगे तो यहाँ पे 2.5, ये हो गया आपके लिए 2, ये हो गया 1.5, और ये हो गया आपके लिए 1।
क्लियर है। तो अभी जब अपन ने B2 के लिए निकाला, जो कि एक बोरॉन में हमें 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, 2 बोरॉन में टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना निकल के आ रहा है, 1। तो एज फील आप देखो यहाँ पे ये भी 1 और यहाँ पे भी 1। क्लियर है। अगर अपन लोग N2 के लिए निकालने जाएं, अगर हम लोग बात करते हैं N2 के लिए, किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ मैं, N2 के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस केस में हम लोगों को पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कहता है, 1s2 2s2 2p3 है ना। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन एक n में है, दूसरे में भी 3 हैं, तो हमें पता है कि ये BMO के ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों पाई में जाएंगे ऐसे, ये दो और एक सिग्मा में जाएगा यहाँ पे ऐसे। क्लियर। ये कौन सा हो गया आपका, 2pz हो गया ना, सिग्मा 2pz। ठीक है। ये कैसे हो गए, पाई 2py और पाई 2px। क्लियर। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं किसमें, बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 6, एंटी बॉन्डिंग में 0। हम कैसे निकाल दिए इसको, 3। तो अगर अपन देखें 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी जो होगी, उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे, अगर मैंने आपको 14 का बोला है, क्या बोला है मैंने, 14 का बोला है, तो आप मुझे ये बताओ कि नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा होगा इसमें। अगर मैं नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करता हूँ, आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूँ नेचर ऑफ बॉन्ड के, है ना, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्पीशीज बता रखी हो, बॉन्ड ऑर्डर बता रखा है, तो आप उसका नेचर ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं क्या। नेचर ऑफ बॉन्ड बताना मतलब क्या, थोड़ा सा आप समझना। हेडिंग डालें पहले तो, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड को अगर हम लोग देखें, तो अगर मैं आपसे कह देता हूँ यहाँ पे कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखिए, आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। आप यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है। अब मैंने आपसे ये बोला कि आप निकालिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, अपन 12 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे, देखो पहली सिंपल सी बात क्या रहेगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, मतलब वैल्यू पॉजिटिव में आनी है। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूला लगा के, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में हाफ निकल के आएगा। क्लियर है। अब मुझे ये बताइए, ये जो हाफ है ये कौन से ऑर्बिटल में है, यानी कि इसका नेचर क्या है बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो है, लेकिन कौन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, ये हाफ सिग्मा है। कैसा है ये, हाफ सिग्मा है। अगर मैं 2 की बात करता हूँ, तो 2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, और हम ये कह सकते हैं कि ये 1 सिग्मा है। अब मैं ऐसा बोल कैसे पा रहा हूँ डायरेक्टली, थोड़ा सा देखना आप। मैंने आपको बोला कि ये NS में है, और यहाँ पे भी ये NS में है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ ये बॉन्डिंग के लिए और ये बॉन्डिंग के लिए, तो ये हो गया हमारे लिए सिग्मा स्टार, ये हो गया हमारा सिग्मा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, कुछ ऐसा। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हो गए, 2 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, 1 निकल के आया। क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ये तो बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला, लेकिन आप मुझे बताओ कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, किस ऑर्बिटल में, तो आप बोलेंगे कि ये सिग्मा में, ये सिग्मा में फॉर्म हो रहा है, एक सिग्मा में फॉर्म हो रहा है। और इसी केस में ये जो पहला वाला मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही बचेगा। लेकिन इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाऊंगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे जो है अपन लोग 1 रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, 1, 1 हाफ, तो ये कितना हो गया आपका, हाफ।
क्लियर हो गया माइंड में? नेचर ऑफ बॉन्ड कैसे निकाला, किस ऑर्बिटल में है वो इलेक्ट्रॉन्स, उसके बेसिस पे निकाला। तो वैसे ही अगर मैं 3 के लिए बोलूँ तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। अब 3 के लिए हाफ क्यों हुआ वो भी आप थोड़ा नज़र मारो। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब भाई 2 इलेक्ट्रॉन में से एक ये वाला और एक ये वाला तो यहाँ पे आ गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो चला गया एंटी बॉन्डिंग में। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो कैंसिल आउट करेगा ही, बचा कितने, एक इलेक्ट्रॉन, है ना? तो यहाँ पे हाफ आ गया। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो हाफ है वो कैसा है, वो भी अपना ये जो हाफ ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा है वो भी कहाँ है, सिग्मा में। तो ये हाफ सिग्मा। क्लियर है? 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा ज़ीरो। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों से और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे इन दोनों से, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और बॉन्ड ऑर्डर हमारा निकल के आता है ज़ीरो। और अगर बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है तो वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। क्लियर? चलिए फिफ्थ की बात करेंगे। मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, आप लोग एक बार अपने हिसाब से इसको कंफर्म करते चले जाना, ठीक है? एक बार आप भी ट्राई करना, उससे क्या होगा कि आपके भी जो डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें आएगा हाफ सिग्मा। ये हाफ पाई आया है ना, ये हाफ पाई आया है। तो क्यों आया ये हाफ पाई, आप थोड़ा सा अपने एमओ डायग्राम को चेक करना, नो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में ये हाफ पाई कैसे आया, ठीक है? इसको एक बार आप चेक करना, ये हाफ पाई प्लस हाफ पाई, हाफ पाई प्लस हाफ पाई कैसे आ सकता है, थोड़ा सोच के देखो, हाफ पाई प्लस हाफ पाई कैसे आ सकता है। तो अगर अपन लोग थोड़ी सी नज़र घुमाएं इसमें, ये वाले B2 मॉलिक्यूल में, कितना, B2। तो अगर अपन ने देखा था 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, मैं 10 की बात कर रहा हूँ, तो 10 में हाफ पाई आया, तो वो कैसे आया, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले पाई में और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले पाई में, तो हाफ इसका और हाफ इसका। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर भले ही हमारे पास में 1 आया हुआ है, लेकिन कंट्रीब्यूशन इस हाफ पाई का और इस हाफ पाई का मिला के ही ये यहाँ पे 1 आया हुआ है। क्लियर है? 3/2 की अगर बात करते हैं तो 11 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो स्पीशी बन रही थी कुछ इस तरीके से, तो एक तो पहले इसमें था फिर एक इसमें था। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो ये एक ऐसा बन गया, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो 1 पाई हुआ है और एक हाफ पाई भी हमें देखने को मिला है। 12 के अंदर तो 1 पाई 1 पाई देखने को, सॉरी 1 पाई देखने को मिल जाएगा। 12 में कैसा देखने को मिलेगा, 1 पाई 1 पाई। क्लियर है? तो नेचर ऑफ बॉन्ड भी निकालना हमें आ गया यहाँ पे। अब चलेंगे हम लोग कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो कि बॉन्ड ऑर्डर को और अच्छे से रिलेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लेना, सम की पॉइंट्स, सम की पॉइंट्स। देखो कुछ की पॉइंट्स कैसे हैं। पहला की पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, पहले की पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो वो ये कहता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है, जो कि अपन लोगों ने यहाँ पे देखा है 4 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर वहाँ पे ज़ीरो है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग वायबल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। एग्जिस्टेंस इन द सेंस कि वो बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे, बॉन्डिंग इस तरीके से जैसे डायरेक्टली शेयरिंग नहीं हो रही है ना। अब वहाँ पे एक तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो उनको आपस में जोड़ के रखी हुई है, पास पास रखी हुई है, दैट्स द थिंग बस। ठीक है? तो अगर लिखिएगा ज़रा, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज ज़ीरो देन मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सिस्ट। उस तरीके का मॉलिक्यूल वहाँ पे एग्जिस्टेंस में हमें देखने को नहीं मिल रहा है प्रॉपरली। कुछ फोर्सेस होंगी जो उसको रोक के बैठी होंगी, बाकी अदरवाइज ऐसा कोई मॉलिक्यूल हमें देखने को नहीं मिलेगा जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा हो डायरेक्टली। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, such type of molecule is not viable
मॉलिक्यूल। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे लिए है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव में आ रहा है किसी मॉलिक्यूल का, बॉन्ड ऑर्डर अभी तक देखो सारे पॉजिटिव में अपन ने पढ़े, अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो फोटो एक्साइटेशन शो कर रहा है। भाई ये फोटो एक्साइटेशन है क्या, पहले वो समझेंगे। देखिए आप पहले लिख लीजिएगा, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज नेगेटिव मीन्स मॉलिक्यूल or ion shows photo excitation। वहाँ पे वो फोटो एक्साइटेशन को शो कर रहा है। अब ये फोटो एक्साइटेशन है क्या, इसको थोड़ा सा देखो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ H2 पॉजिटिव के लिए, H2 पॉजिटिव के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब अगर अपन देखें तो ये हो गया 1s, ये हो गया 1s, क्लियर है। यहाँ पे ये हो गया सिग्मा और ये हो गया आपके लिए सिग्मा स्टार, क्लियर। अब एक इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया इस तरफ, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे लाइट कंडीशंस देता हूँ, एच न्यू अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, तो अगर अपन इसको देखेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी हाल फिलहाल में हाफ है पॉजिटिव में। अब जैसे ही मैंने ये लाइट कंडीशन दी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांजिशन कर जाएगा, ये ट्रांजिशन कर जाएगा, एक फोटो एक्साइटेशन स्टेट दे देगा। एक्साइटेशन स्टेट में वो इस वाले ऑर्बिटल से उछल के यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो 1s था, ये जो 1s है, यहाँ पे सिग्मा स्टार है और ये है आपका सिग्मा। तो जैसे ही ये ट्रांजिशन हुआ ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया यहाँ पे, मतलब एंटी बॉन्डिंग में पहुँच गया और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो -हाफ में चला गया। तो अगर कोई भी स्पीशी नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर शो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसने फोटो एक्साइटेशन की स्टेट शो की है, क्लियर। चलिए ये तो हो गए आपके टाइप 5 की बात बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर के रिलेटेड और भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब आपको बॉन्ड ऑर्डर दे दिया है और उसमें आपको कुछ अलग चीज़ उसके बारे में पूछ ली गई, तो अगर किसी के बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से कोई दूसरी चीज़ बढ़ रही है या घट रही है तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे टाइप 6 ऑफ क्वेश्चन और इसमें हम लोग बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि ये बॉन्ड ऑर्डर है, अब ये बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी और क्या क्या घटेंगी, मैं उसको थोड़ा सा कंपेयर दे रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है। और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ पे आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, टू द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, क्लियर। एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल बैरियर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना ही रोटेशनल बैरियर भी हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि अवरोध देखने को मिलेगा रोटेशन के लिए, ठीक है। यानी कि ईज ऑफ रोटेशन नहीं हो पाएगा। अगर रोटेशनल बैरियर लग रहा है मतलब ईज ऑफ रोटेशन नहीं हो पाएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ईज ऑफ रोटेशन के। रोटेशनल बैरियर लग रहा है, रोटेशनल बैरियर लग रहा है मतलब ये ईज ऑफ रोटेशन, ये आसानी से रोटेशन नहीं पॉसिबल कर पाएगा बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने की वजह से, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसी के साथ में मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ बॉन्ड लेंथ को। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने क्या देखा है, वो मॉलिक्यूल्स में देखा था जब बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं तो जब भी एक सिंगल बॉन्ड बनता है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डबल बॉन्ड में उससे कम है, ट्रिपल में और उससे कम है। तो ये केसेस वहीं से भी बिलोंग करते हैं और यहाँ से भी एमओ जब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। ये कुछ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्लियर है। तो हम लोगों ने बात कर ली बॉन्ड ऑर्डर की।
जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड एनर्जी के, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के और रोटेशनल बैरियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कहाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ईज ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। देखो जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलते हैं या डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, आप बॉन्ड को रोटेट नहीं कर पाते, है ना। ठीक है, तो रोटेशनल बैरियर तो वहाँ देखने को मिला, और आसानी से रोटेट आप नहीं कर पाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा उतनी ही मुश्किल होगी रोटेशन के लिए। और वहीं अगर अपन देखें बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे, तो हमने अभी बात कर ली कि जितने ज़्यादा बॉन्ड की ऑर्डर होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ वहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगी। चलिए, अब जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात कर ही रहे हैं तो अब ये भी देख लें कि किसी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी किस तरीके से आ सकती है। अगर वो बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग है तो वो भी हम लोग इसमें देख लेते हैं स्टेबिलिटी। तो आप डालेंगे हेडिंग टाइप 7, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टाइप 7। तो टाइप 7 में स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी किस तरीके से रिलेट कर रही है बॉन्ड ऑर्डर के साथ में। तो अगर मैं बोलूँ कि स्टेबिलिटी जितनी बढ़ेगी, मतलब उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है उतना ही इंक्रीज हो रहा है। स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो हम वहाँ पे स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, हम वहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, मैं आपसे कहता हूँ इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज़ सेम। भाई सेम बॉन्ड ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी सेम हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग लेवल्स पे अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है, तो स्टेबिलिटी उसके कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हम कहते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे, इस केस में अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती हुई हमें नज़र आएगी। क्लियर है, मैंने आपसे क्या बोला कि स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हम लोग नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग पे नज़र डालेंगे। अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो स्टेबिलिटी वहाँ पे डिक्रीज होती चली जाएगी। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जितने बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, उतनी ही स्टेबिलिटी वहाँ पे डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपसे इसके पहले भी बात की थी कि जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कलर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो कलर हैं वो हमें शो करते हैं। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताओ जो कलर्स होते हैं वो मेनली शो करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से कलर शो करते हैं, तो आप यहाँ पे टाइप 8 की हेडिंग डालेंगे। इस टाइप का अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, टाइप 8, इसमें अपन लिखेंगे कलर ऑफ हेलोजन। कलर ऑफ हेलोजन की मैं बात कर रहा हूँ। कलर ऑफ हेलोजन के अंदर इस केस में क्या हो रहा है आप थोड़ा सा नोटिस करो। कलर ऑफ हेलोजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ NH2 NP5, NH2 NP5 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NH2 NP5 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसका एमो डायग्राम बनाता हूँ, इसके लिए मैं किसी भी एक हेलोजन का मैं एमो डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये जो एन की वैल्यू ये वेराई करती जाएगी, फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए, इस तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वेराई करती जाएगी। तो अगर मैं एमओ डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला ये हो गया आपका एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ये वाला क्या हो गया हमारे लिए NS हो गया। ये वाला क्या हो गया, ये भी NS हो गया। यहाँ पे जो NS है वो सिग्मा NS है, और यहाँ पे जो है वो सिग्मा स्टार NS है। क्लियर, सिग्मा स्टार NS है। दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, यानी कि एक दो इसमें और एक दो इसमें। ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, ये तो आपके लिए कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मैं P की बात करता हूँ, P के लिए अगर मैं बोलता हूँ तो एक दो तीन यहाँ पे, एक दो तीन यहाँ पे, और नीचे की तरफ अगर अपन बनाए तो जैसे हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होगी, sp मिक्सिंग नहीं होगी, तो ये जो पोर्शन है हमारे लिए ये तो नीचे आएगा और ये दोनों ऊपर।
क्लियर। और ऊपर वाला तो सेम ही रहता है, ऊपर वाला सेम रहेगा, मतलब दो इधर ऐसे रहेंगे और एक ऐसा रहेगा। तो ये हमारे लिए हो गया एन, एक मिनट, ये हो गया हमारे लिए सिग्मा एन पी एक्स एन पी जेड, ये हो गया पाई एन पी वाई एन पी एक्स सॉरी, और पाई एन पी वाई। ये हो गया हमारे लिए पाई स्टार, ये हो गया हमारे लिए पाई स्टार, ये हो गया हमारे लिए सिग्मा स्टार, ये हो गया आपका एन पी जेड, ये हो गया एन पी एक्स, और ये एन पी वाई। क्लियर। अब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन की बात की, दो इसमें एक इसमें, ऐसे कुछ इस तरीके से मैंने इसको फिल आउट कर दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, एक इसका एक इसका, एक इसका एक इसका, और ये एक इसमें और एक इसमें। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 6 तो हमने यहाँ भर दिए और 2 यहाँ आ गए। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये जो पोर्शन है ये तो हो गया इसके लिए होमो, ये क्या हो गया इसके लिए होमो हो गया, और डेफिनेटली ये वाला पोर्शन इसके लिए क्या हो गया? लूमो हो गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो गया इसके लिए लूमो। अब इस केस में क्या होता है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये अगर अगर मान लीजिए कि किसी भी कंडीशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा डीप है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या, कि जो पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन कर जाए, ये जो पाई स्टार का इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा के अंदर ट्रांजिशन कर जाए, या मैं बोलूँ कि जिरेड का इलेक्ट्रॉन अनजिरेड में चला जाए, या अपन सिंपली बोल दें कि पाई जिरेड जो है उसका इलेक्ट्रॉन सिग्मा अनजिरेड में चला जाए। कैसे बोला मैंने कि ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है, ये पाई स्टार है आपका और ये सिग्मा स्टार है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा और क्लियरली बना दें अपन, कुछ इस तरीके का, ये आपका पाई स्टार है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर जाए, तो अगर ट्रांजिशन विजिबल रीजन में है तो वो कलर शो करेगा। अगर ये जो ट्रांजिशन हुआ है वो विजिबल रीजन में आ रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिखें इफ गिवन if given transition if given transition lies in visible region lies in visible region, then it is responsible for color। तो वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ये ट्रांजिशन विजिबल रीजन में लाई कर रहा है तो। क्लियर है। तो अगर आपसे इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको बता दिया जाएगा कि ये जो ट्रांजिशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली किस रीजन में बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं कि ये कलर शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो, बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और अलग अलग तरीके से उनको पूछा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताओ कि ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट मैंने लिया है, ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें देखने को पॉसिबल हो रहा है जो कि जिरेड से अनजिरेड में जा रहा है, आपसे ऐसे पूछ ले, या आपसे बोल दे कि वो पाई स्टार से सिग्मा स्टार में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है और इसका जो ट्रांजिशन है वो विजिबल रीजन में है, विजिबल रीजन में यानी 380 से 750 नैनोमीटर की रेंज में, एनएम की रेंज में अगर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब क्या है, ये विजिबल रीजन हो गया। तो यहाँ पे कलर शो करेगा या नहीं करेगा, करेगा और नहीं भी करेगा, मतलब दोनों ही केसेस वहाँ पे आपसे पूछ लिए जाए। ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। देखिए बेसिकली डिफ़ॉल्ट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो हम लोग जेड एक्सिस को मानते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर दे रखी है तो अलग बात हो गई, अगर नहीं दे रखी है तो डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको जेड एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन रहा है, देखिए टाइप 9 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को लेके। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ लेट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। चलिए मान लीजिए कि मैं जेड ना लेते हुए मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, तो बॉन्डिंग की कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन जो फिल कर रहे हैं वो आप देखिए कैसे आएगी। मैं आपसे कहूँगा कि ये हो रहा है आपका सिग्मा 2p(x) पाई 2p(y) और पाई 2p(z), क्योंकि अगर हमने एक्स एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रखा है तो सिग्मा जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग करेगा। और वहीं अगर मैं इसके लिए एंटी बॉन्डिंग लिख लूँ तो आप किस तरीके से कन्फिग्रेशन को लिख पाएंगे, आप लिखेंगे सिग्मा स्टार 2p(x), क्लियर, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, पाई पाई स्टार 2p(y) और पाई स्टार 2p(z), क्लियर। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं, लेट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज वाई एक्सिस, आप अब इसको वाई एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे, तो ये जो 2p(x) हमें यहाँ देखने को मिल रहा था अब यहाँ पे वाई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई है। तो हम लोग अगर बॉन्डिंग की बात करते हैं इस केस में तो हम कह देंगे सिग्मा 2p(y) पाई 2p(x) एंड पाई 2p(y), क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग की बात करता हूँ, एंटी बॉन्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा सिग्मा स्टार 2p(y) पाई स्टार 2p(x) एंड पाई स्टार 2p, सॉरी y लिख दिया क्या मैंने, हाँ सॉरी y नहीं आएगा, ये z आएगा, एक्चुअली गलती हो गई, थोड़ी सी हो जाती है मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, माफ़ कर देना चाहिए, ऐसे गुस्सा होकर नहीं बैठते। 2p(z), क्लियर है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला लेट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस, अगर हम लोग जेड एक्सिस लेते हैं तो बॉन्डिंग के केस में क्या आना है, मैं आपसे बोलता हूँ सिग्मा 2p(z) क्योंकि हमने जेड एक्सिस ले रखा है, पाई 2p(x) पाई 2p(y), क्लियर। एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे सिग्मा स्टार 2p(z) पाई स्टार 2p(x) पाई स्टार 2p(y), क्लियर है। हम लोगों को किस तरीके से रखना है इसको, अब इसके बेस पे एक अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे समझ में डेफिनेटली तो आ ही जाना अपने को। क्वेश्चन में हम लोग कह रहे हैं कि आप N2 पॉजिटिव लीजिए और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। क्या बोला, N2 पॉजिटिव और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप मुझे बताइए कब, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या ले ली है, वाई एक्सिस ली है। अब N2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 13 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 13 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो कैसे हम लोग उसको फिलअप करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, देखिएगा ज़रा ध्यान से देखना। मैंने बोला सिग्मा 1s, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पहले लिखना सीख चुके ना, तो सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर चलो सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे बढ़ो सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार
2s 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब बात करेंगे पाई की। अब पाई आएगा या सिग्मा आएगा, तो हमें पता है एन है, इसका जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर लो एनर्जी किसके लिए है, पाई की पहले है, पाई की एनर्जी पहले है लो में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाई को यूज़ करेंगे, सिग्मा की जगह पहले पाई आएगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता, फ्लोरीन होता, तो हम उस केस के अंदर सिग्मा को पहले ले लेते, लेकिन अभी इस केस में क्या है, पाई पहले आएगा लोअर एनर्जी लेवल में। पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन, और हम कहते हैं पाई 2pz 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने क्या वाई एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रखा था ना, वाई एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रखा है, इसलिए यहाँ पे एक्स और जेड आए। क्यों? क्योंकि सिग्मा वाला जो था वो तो एक्स एक्सिस में चला गया। वाई की कंडीशन देखो, ये वाई की कंडीशन है, देखो 2py तो यहाँ चला गया सिग्मा स्टार में। क्लियर। और 2px 2pz बच रहा है, यहाँ पे भी 2pz और 2px बच रहे हैं, सिग्मा 2py यहाँ चला गया। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारा सिग्मा था, सॉरी ये जो सिग्मा यहाँ पे आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा ऐसे सिग्मा 2py, सिग्मा 2py। और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 13 है, मतलब यहाँ पे 2py में एक ही इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप N2 का MO बनाइए। N2 के MO में हम लोगों ने अभी बात की थी ना ऊपर, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 देखने को मिल रहा है ना। 2p3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, कुछ ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं N2 पॉजिटिव की, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हमें कम करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम लोग कम कर देंगे। यहाँ पे जो ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उसमें पहले तो नीचे पाई और ऊपर एक सिग्मा, और सेम इस कंडीशन में ये 2 पाई और एक सिग्मा। क्लियर। तो एक इसका और एक इसका उठा के इसमें रख दो भाई, एक इसका और एक इसका उठा के इसमें रख दो, और बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसे। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये है हमारा पाई, ये है हमारा पाई। पाई कौन सा वाला है, देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम लोगों ने ले रखी है, तो ये हो गया 2px, ये हो गया आपके लिए 2pz, और 2py को आपने, y को आपने क्या ले रखा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रखा है ना, तो आप इसको 2py बोलेंगे, इसको 2py बोलेंगे, ये आपका सिग्मा है। क्लियर है। आपने क्या किया, सिग्मा बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, तो ये जो नीचे है 2px है और 2pz ऐसा है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट की हम लोग बात करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग z एक्सिस लेते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं कि भैया ये जो है वो 2pz होगा, ये जो होगा आपका 2py होगा, और ये जो है आपका 2px होगा, अगर z एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी है तो। अगर नहीं है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं, हमें एक्चुअली कोई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दे रखी है, तो ये जो सिग्मा है वो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। टाइप 9 का जो क्वेश्चन है वो आपसे किस तरीके से पूछ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे टाइप 10 पे। टाइप 10 पे अब मान लीजिए कि पहले तो हेडिंग डालें, चलो फिर आगे समझाता हूँ। टाइप 10 की हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक A2 मॉलिक्यूल है, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाला और इसको A2 पॉजिटिव स्पीशी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो हमें ये पता है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी फर्दरली इंक्रीज़ ही होगी। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बेसिस पे, है ना। तो अगर कोई भी स्पीशी जो अपना इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो रही है, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है और वो स्टेबल हो रही है, तो कोई भी ऐसी स्पीशी जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देके, किसी और स्पीशी को देके स्टेबल हो रही है, तो वो मतलब क्या कर रही है, उस स्पेसिफिक स्पीशी का जो है रिडक्शन कर रही है, और क्या कर रही है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रही है इलेक्ट्रॉन देके, है ना। तो ऐसी स्पीशी क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी।
मैंने क्या कहा, अगर कोई भी स्पीशी जो अपना इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो रही है, किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन दे रही है, उसको रिडक्शन कर रही है, उसका दूसरी स्पीशी का उसका रिडक्शन हो रहा है, तो जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन दे रही है वो कहलाएगी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऐसी स्पीशी, सच टाइप ऑफ स्पीशीज behaves as the reducing एजेंट। क्या बोला मैंने, कोई भी एक ऐसी स्पीशी जो अपना इलेक्ट्रॉन देके अपना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रही है और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी गेन कर रही है, तो वो इस स्पीशी का तो रिडक्शन कर रही है, सॉरी इसका नहीं ये तो ये वही है अपने आप को ही, है ना। इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो जिसको भी उसने इलेक्ट्रॉन दिया उसका तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। उस एक्स स्पीशी का जो अपन लोग ले रहे हैं उसका तो रिडक्शन हो गया, और ये जो स्पीशी है वो क्या कहला जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहला जाएगी। और इसी कंडीशन में, इसी केस के अंदर मान लीजिए, इसी केस में मैं आपसे कहता हूँ कि कोई P2 टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। इस कंडीशन में भी मान लीजिए कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है, इस कंडीशन में भी इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर। तो इस केस के अंदर अगर अपन देखें कि अगर कोई स्पीशी अपन किसी और से वो इलेक्ट्रॉन ले रही है, किसी और से वो इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो वो सामने वाली जो स्पीशी जिससे इलेक्ट्रॉन लिया है उसका क्या कर दिया, उसने ऑक्सीडेशन कर दिया। उसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, मतलब उसने तो उसके उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया और उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, और अपने आप को क्या करवा लिया, रिड्यूस करवा लिया। अपने आप को क्या करवा लिया, रिड्यूस करवा लिया, यानी कि अपना रिडक्शन करवा लिया। तो जो व्यक्ति जैसा काम करता है हम उसको वही चीज़ बोलते हैं। मान लो कोई व्यक्ति किसी तरीके का क्राइम कर रहा है तो हम उसको क्रिमिनल कहते हैं, या कोई क्राइम करवा रहा है तो वो क्रिमिनल कहलाएगा। तो ऐसे ही अगर कोई स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी को अफेक्ट करती है तो वही उस स्पीशी के हिसाब नाम से जानी जाएगी। तो अगर कोई किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो जो करवा रहा है वो क्या होगा, है ना, जो करवा रहा है वो क्या कहलाएगा, वो उसी स्पीशी के नाम से कहलाने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने आप को रिड्यूस कर रहा है ये, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है दूसरी स्पीशी का। तो ये करवाने वाला कौन, एक एजेंट है, तो ये कहला जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सच टाइप ऑफ स्पीशीज behaves as the oxidizing agent। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जो स्पीशी जिम्मेदार है, उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्लियर है। आप क्या कर रहे हैं, मतलब जो स्पीशी है वो क्या कर रही है, वो किसी और से इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो उस जिस इलेक्ट्रॉन जिस स्पीशी से लिया गया है उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन उसका करवाया किसने, वो ये वाली स्पीशी ने करवाया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। इस वाले केस के अंदर हमने क्या कहा था कि ये जो स्पीशी है वो किसी और स्पीशी का क्या करवा रही है, रिडक्शन करवा रही है, रिडक्शन करवा रही है, तो रिडक्शन करवाने वाली स्पीशी क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी। क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने 10 टाइप पढ़ लिए हैं, और इसी के बेस पे मैं एक ओवरऑल एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ जिसमें मेजर पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसमें सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, देखिएगा ज़रा। चलिए देखिए ज़रा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक मिनट, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए इसमें कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। आपका एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें मोर देन वन कनेक्ट करेक्ट हो सकता है ना। तो आप मुझे बताइए C2-2 डायामैग्नेटिक है या नहीं। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ देखो, हमारे पास में C2-2 है, अगर C2 होता तो वहाँ पे हम लोग बात नहीं करते, है ना।
क्योंकि वहाँ तो हमें पता है कि जो C2 है वो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन क्या C2-2 भी डायमैग्नेटिक है? हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम कह सकते हैं बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, क्योंकि C2-2 एज ए स्पीशी N2 स्पीशी ही तो कहलाएगी, एज अ N2 स्पीशी तो कहलाएगी, 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, जहाँ पे हम लोग उसको डायमैग्नेटिक कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू डायमैग्नेटिक। सेकंड वाले मतलब ये जो है ये तो करेक्ट है हमारे लिए। सेकंड वाले की बात करें, O2+2 हैज़ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2-2। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि O2+2 की जो है वो ज़्यादा लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, क्या है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि O2-2 से O2+2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है या नहीं होती है। तो आप एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर से करेंगे। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर जिसकी ज़्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड लेंथ किसी की कम होगी। तो इस केस के अंदर अगर अपन देखें तो O2+2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 3 है, और O2-2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 1 है। मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो ज़्यादा है तो इसकी लॉन्गर बॉन्ड लेंथ नहीं हो सकती इससे। क्लियर? तो ये वाली हमारे लिए गलत है, ये वाला गलत है। N2+ एंड N2- हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। हाँ जी, इन दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है, इट इज़ 2.5। इट इज़ 2.5। कैसे होता है, आप जब इसका एमओ डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। इस केस के अंदर ये ऐसे 3 बनेंगे और यहाँ ऐसे 3 बनेंगे। ठीक है, ये जब 3 बनेंगे तो एक केस के अंदर आप जब पॉजिटिव लेंगे, जब आप पॉजिटिव लेंगे तो आप कुछ इस तरीके का केस बना देंगे। ठीक है, ऐसे। जब आप इसके अंदर, जब आप इसमें नेगेटिव लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आप जो है वो ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया है ना? ऐसे ऐड कर देंगे। तो जब आप इसका एमओ डायग्राम देखेंगे और उससे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे तो आपको 2.5 ही निकल के आएगा। और इसी केस के अंदर अगर मैं आपसे बोलता हूँ N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव जो है, मतलब ये वाला केस तो सही हो गया, N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव डज नॉट हैव सेम स्टेबिलिटी। देखो अभी हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात की थी बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। क्या देखते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो देखो अगर यहाँ पे 2.5 बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो अगर हम लोग एंटी बॉन्डिंग को देखें तो N2 के अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो ऐसे आपके एंटी बॉन्डिंग में ऐसे आ जाएगा। क्लियर? ये जो एंटी बॉन्डिंग आएगा, मतलब अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती हुई आपको दिखेगी। क्योंकि N2 वाले के केस में, N2 पॉजिटिव वाले केस में आपको जो है वो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखने को ही नहीं मिलेगा, तो सारे बॉन्डिंग में देखने को मिलेंगे, ये वाला और ऐसा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भराएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। क्लियर है? N2 के केस में ये दोनों ऐसे फेल हो जाते हैं और N2 नेगेटिव के केस में ऊपर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। क्लियर हो गया? तो ये वाला भी हमारे लिए सही है कि दोनों की जो है सेम स्टेबिलिटी नहीं है। He2 पॉजिटिव हैज़ लोअर एनर्जी देन इट्स करस्पॉन्डिंग हीलियम एटम। तो हमें पता है भैया जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, उसकी एनर्जी अपने करस्पॉन्डिंग एटम से कम होती है। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना कुछ इस तरीके से, जैसे ये बनाया एक एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी अपने करस्पॉन्डिंग एटम से हाई होती है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। तो ये जो बना, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हुआ, उसकी लोअर एनर्जी होगी ना अपने करस्पॉन्डिंग हीलियम एटम से, है ना, अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी का होगा। तो ये बात भी सही है। अब हम लोग बात करते हैं इन N2- बोथ होमो एंड लूमो आर डीजेनरेट। अब होमो और लूमो आपस में डीजेनरेट होते हैं, वो कैसे होते हैं थोड़ा सा आप देखो। मैंने आपसे बोला था कि N2 नेगेटिव, मतलब इस केस को आप कुछ इस तरीके से बनाओ, देखो ऐसा बना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। क्लियर?
तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये हो गया हमारे n के लिए, ये हो जाएगा n माइनस के लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। अब मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे, ये और बनेगा ये कुछ इस तरीके से, तो एक इसका, दो हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, दो हो गए, एक ये वाला, है ना, और एक ये वाला, ये हो गए। ये वाला जो बचा वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ये तो हो गया हमारे लिए पाई, ये भी पाई, ये सिग्मा, ये पाई स्टार, ये पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। अब एक चीज़ देखो कि ये वाला जो केस बना है इसमें, इसके लिए ये होमो है और ये वाला लूमो है। इनकी डीजनरेसी कितनी है, दो है, डीजनरेसी कितनी है, दो है। तो N2 माइनस में दोनों ही होमो और लूमो डीजनरेट होते हैं, ये दोनों ही एक साथ हैं, होमो और लूमो, है ना, उनकी डीजनरेसी सेम आ रही है ना यहाँ पे, ये भी पाई है, ये भी पाई है ना। तो ये वाले केस में भी ये भी सही हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि 1, 3, 4, 5 एंड 6 आर करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन से हमने हमारे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, है ना। देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, हमने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के हिसाब से देखा था। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के हिसाब से जब हमने क्वेश्चन देखा, सबसे पहला वाला C2-2 वाला, तो हमारे पास में हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके किया जाता है। n की वैल्यू आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रख दो, जब वहाँ पे वैल्यू ही ज़ीरो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को ही नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली डायमैग्नेटिक होना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो हम उसको पैरामैग्नेटिक कह देते, है ना। सेकंड केस के अंदर हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ की बात की। बॉन्ड लेंथ हमने कहाँ पे पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ हम लोगों ने पढ़ा था टाइप 6 वाले क्वेश्चन में, बॉन्ड ऑर्डर को जब रिलेट किया था बॉन्ड लेंथ के साथ में, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, यही पढ़ा था। फिर तीसरे वाले केस के अंदर हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर की बात कर ली कि भैया बताओ ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है या नहीं है। हमने देख लिया बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, क्लियर। अगले में स्टेबिलिटी की बात की थी, तो स्टेबिलिटी भी बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे निकाल ली हमने, ठीक है। स्टेबिलिटी भी बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे हमने वहाँ पे निकाल ली। देन आफ्टर हम लोगों ने हीलियम की लोअर एनर्जी की बात करी अपने करस्पॉन्डिंग हीलियम एटम से। तो हम लोग जब से एमओटी को हमने स्टार्ट किया है तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहाँ पे फॉर्म होगा उसकी एनर्जी अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम ही होगी। फिर अगले क्वेश्चन पे आया भैया होमोलूमो की बात कर ली, जो कि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमने देखा था। कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन था वो, एक मिनट में को चेक करने दो ज़रा। टाइप 2 वाले में, टाइप 2 वाले में हमने बोला था ना डीलिंग विथ होमो लूमो एंड सोमो, है ना। तो उसकी डीजनरेसी भी देखी थी, नेचर भी देखा था, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने टाइप 10 टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको आपके सामने रखने की कोशिश की इस क्वेश्चन के बेसिस पे, है ना। और भी क्वेश्चंस और बनते हैं ऐसे ही, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं कि बॉन्ड ऑर्डर से क्या फ़र्क पड़ रहा है, होमोलूमो से क्या फ़र्क पड़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, होमोलूमो, डीजनरेसी, और जो एनर्जी लेवल्स हैं, स्टेबिलिटीज़ जो हैं, इन सब का अगर आपको टाइप पता है, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अपना कंसेप्ट लगाना है, उस कंसेप्ट से आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। कलर्स की भी मैंने बात की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होगा वहाँ पे, यानी कि वो पाई स्टार से सिग्मा स्टार में जा रहा है, या जिरेट से एनजिरेट में जा रहा है, या पाई जिरेट से सिग्मा एनजिरेट में जा रहा है, उस केस के अंदर अगर वो विजिबल रीजन में लाए करता है, वो जो स्पेक्ट्रम हमें शो कर रहा है वो विजिबल रीजन का अगर दे रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन अगर विजिबल रीजन में आपको देखने को मिलेगा तो वो डेफिनेटली कलर शो करेगा, अदरवाइज वो कलर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन का सार, पूरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के जो सार है वो एक उसमें उतारने की कोशिश की मैंने। अब हम लोग अगले वीडियो के अंदर, अभी तक हम लोगों ने क्या होमो डायटोमिक की बात की थी, अब मतलब डायटोमिक में होमो की बात हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे हीटरो की और पॉलीएटॉमिक की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगली वीडियो जो है वो हमारे लिए एमओटी के लिए लास्ट वीडियो मैं मानता हूँ। उसके बाद में हम लोग ओएमसी स्टार्ट कर देंगे डेफिनेटली, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।